बुरहानपुर नामक एक गांव में गुड्डू नाम का एक नाई रहा करता था। वैसे तो गुड्डू बहुत मेहनती था, लेकिन लोग गुड्डू का अक्सर नाई कहकर मजाक उड़ाया करते। आज भी रोज की तरह गुड्डू अपनी दुकान पर था। तभी वहाँ कलवा आया और बोला, अरे ओ नाई, जल्दी से जरा मेरी दाढ़ी और मूछ बना दे। वो तो ठीक है कलुआ भैया, लेकिन नाई कहना जरूरी तो नहीं। मेरे माता पिता ने मेरा नाम गुड्डू रखा है, मुझे गुड्डू कहा करिए। कितनी बार बताऊं आपको? अरे लेकिन तू तो है ही नाई, तेरा बाप भी नाई था, तेरा दादा भी नाई था, तुझे नाई कहने में क्या बुराई है भला। अब तू ज्यादा बातें मत कर और जल्दी से मेरी दाढ़ी और मूछें बना दे, मुझे कहीं जाना है, समझा। और फिर गुड्डू कलवा की दाढ़ी मूछ बनाने लगता है। और इसी तरह लोग गुड्डू को नाई कहकर बुलाया करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते। उस पूरे गांव में गुड्डू अकेला ही नाई था, इसीलिए बेचारा गांव वालों की बातें चुपचाप सुन लिया करता था। एक दिन गुड्डू अपनी दुकान पर था, तभी वहां पर गांव के सरपंच जी आए और बोले, और बता गुड्डू नाई, कैसा है तू? सरपंच जी, मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन आप भी मुझे सिर्फ गुड्डू बोल सकते हैं। गुड्डू नाई कहना जरूरी तो नहीं है। अरे नाई को नाई ना कहूँ तो क्या कहूँ, वो सब छोड़, मैं तुझे एक बहुत अच्छी बात बताने आया हूँ। हाँ सरपंच जी, बताइए क्या बात है। अरे पड़ोसी गांव में सीताराम जी के यहाँ उनकी एक बेटी है, वो लोग भी नाई हैं। वो मुझसे कोई रिश्ता पूछ रहे थे तो मैंने तेरे बारे में बता दिया है। कल वो लोग तुझसे मिलने आ रहे हैं, अगर बात जम गई तो तेरा ब्याह हो जाएगा। गुड्डू ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन सीताराम जी अपनी पत्नी के साथ गुड्डू से मिलने आए। गुड्डू ने बहुत पसंद आया, सारी बातें हो गई और जल्दी ही गुड्डू की शादी शुभांगी से हो गई। गुड्डू के ब्याह के अगले दिन पड़ोस की कुछ औरतें गुड्डू की बीवी से मिलने आई। तभी उनमें से एक औरत बोली, अरे गुड्डू नाई, जरा अपनी पत्नी से तो मिलवाओ। मैंने सुना है कि आपकी पत्नी बड़ी सुंदर है। हम भी तो देखे कि नाई को इतनी अच्छी लड़की दे किसने दी। गुड्डू को मुन्नी की बात बहुत बुरी लगी और वो बोला, कैसी बात कर रही हो मुन्नी दीदी, मैं नाई हूँ तो क्या इंसान नहीं हूँ? आप लोग हमेशा मुझे मेरी जात से पहचानते हो, कभी मेरे व्यवहार से भी तो मुझे पहचान कर देखो। गुड्डू की ये बात सुनकर दूसरी औरत बोली, अरे गुड्डू भैया, इतना भी क्यों बुरा मानते हो? नाई को तो नाई ही कहेंगे ना। अच्छा अच्छा, अब हटो और हमें अपनी दुल्हन को देखने दो। सभी औरतें गुड्डू की दुल्हन से मिलती हैं। शुभांगी देखने में बहुत सुंदर थी। सभी लोगों ने उसकी तारीफ की और अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन गांव के कुएं पर कुछ औरतें बातें कर रही थी। कुछ भी कहो बहन, गुड्डू नाई को औरत तो बड़ी ही सुंदर मिली है। हाँ बहन, बात तो सही है, लेकिन वो कितनी ही सुंदर हो जाए, रहेगी तो नाई की औरत ही ना। और ऐसा कहकर दोनों औरतें हंसने लगती हैं। सामने से जा रही शुभांगी ने ये सारी बातें सुन ली। उसे ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। शुभांगी अपने घर आई और गुड्डू को सारी बात बताई और कहने लगी, गांव वाले आपके बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं? अगर आप नाई हैं तो क्या हुआ, आप एक अच्छे इंसान भी तो हैं। क्या बताऊं शुभांगी, गांव वालों की इस बात से तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उन्हें कितनी बार मना किया है, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं और अब तो ये लोग मेरे साथ साथ तुम्हारा भी मजाक उड़ाने लगे हैं। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। गांव वाले अब गुड्डू नाई के साथ साथ उसकी धर्म पत्नी का भी आते जाते मजाक उड़ाते रहते। ये बात गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। आखिर एक दिन गुड्डू ने फैसला किया वो इस गांव को छोड़कर चला जाएगा और उसने अपनी पत्नी से कहा, शुभांगी, मैं इस गांव में रहते रहते बहुत परेशान हो गया हूँ। इस गांव के लोग बहुत बदतमीज हैं। मेरे साथ साथ तुम्हें भी ये सब झेलना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस गांव को छोड़कर हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। इस गांव के लोगों को सचमुच बात करने का सलीका नहीं है। मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ
पड़ोस वाले गांव में मेरी एक सहेली भी रहती है। वो मुझे बता रही थी कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ पर कोई नाई की दुकान भी नहीं है। हम वहीं चलते हैं और अब हम वहीं रहने लगेंगे। गुड्डू और शुभांगी पड़ोस के गांव में चले गए और वहाँ पर रहने लगे। गुड्डू ने वहाँ पर अपनी एक छोटी सी नाई की दुकान खोली। तभी वहाँ चुन्नू आया और बोला, भैया बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव में भी अब नाई की दुकान खुली है, वरना हमें तो हजामत बनाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। नाम क्या है भैया आपका? गुड्डू। अरे वाह, आपका नाम तो बड़ा ही अच्छा है। मैं आपको गुड्डू भैया कहकर बुलाऊंगा। गुड्डू भैया, जरा मेरी भी दाढ़ी मूंछ बना देना। हाँ भाई, आओ बैठो। गुड्डू बहुत खुश था क्योंकि पहली बार उसे किसी ने गुड्डू नाई ना कहकर गुड्डू भैया कहा था। गुड्डू ने बहुत खुशी से उसकी दाढ़ी और मूंछ के बाल सेट किए। थोड़ी देर बाद गुड्डू के यहाँ एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, अरे भाई, मैंने भी तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है। गांव वाले बता रहे थे कि हमारे गांव में एक नाई की दुकान खुली है और वो बहुत ही अच्छी दाढ़ी मूंछ बनाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। मेरा नाम भुवन है और सभी लोग मुझे प्यार से चाचा बुलाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? भुवन चाचा, मेरा नाम गुड्डू है। अच्छा बेटा गुड्डू, तो चलो मेरी भी दाढ़ी मूंछ बना दो। गुड्डू ने भुवन चाचा की भी दाढ़ी मूंछ बनाई। वो बहुत खुश था। यहाँ लोग उसे बहुत इज्जत दे रहे थे। शाम को गुड्डू अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। शुभांगी ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और फिर वो गुड्डू से बोली, अजी आप सही कह रहे हैं, यहाँ के लोग बड़े ही अच्छे हैं। आज कुछ औरतें मुझसे मिलने आई थी। उनमें से एक शीला दीदी है। वो कह रही थी, शुभांगी तुम्हारे पति बहुत ही अच्छे हैं और अपने काम में बहुत माहिर भी। मेरे पति तुम्हारे पति की बहुत तारीफ कर रहे थे और तुम भी तो बहुत सुंदर हो। तुम दोनों के आने से हमारे गांव में तो जैसे रौनक आ गई है। अब तुम दोनों इस गांव को छोड़कर कहीं मत जाना और यहीं रहना। और हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। यहाँ के लोग कितने मददगार हैं और कोई हमारी बेइज्जती भी नहीं करता। मैं भी यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। ऐसा करते हैं, हम अपने घर पर एक छोटा सा भोजन रखते हैं। गांव वालों को बुलाएंगे और खाना खिलाएंगे। हमारी भी पहचान बढ़ेगी। और फिर दोनों ने ऐसा ही किया। गुड्डू और शुभांगी ने अपने घर पर एक प्रति भोज रखा और वहां पर गांव वालों को बुलाया। सभी गांव वाले उनके घर खाना खाने के लिए आए और बहुत खुशी से खाना खाकर गए। इसके बाद अब गुड्डू को बहुत सारे लोग गांव में पहचानने लगे थे और सभी लोग नाई की दुकान के लिए गुड्डू के पास ही आया करते और इसीलिए गुड्डू के ग्राहक भी लगातार बढ़ते जा रहे थे और उसकी आमदनी भी बढ़ रही थी। एक दिन गुड्डू जब शाम को घर लौटा तो अपनी पत्नी से बोला, शुभांगी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। हमारे घर पर हमने भोजन रखा था, उसके बाद मेरे ग्राहक लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो हमारी आमदनी भी अच्छी खासी होने लगी है। हाँ जी, मैं कह रही थी कि क्यों ना हम आपके लिए एक पक्की दुकान बनवा लें। अरे वाह शुभांगी, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रहा था। अगले कुछ दिनों में मैं थोड़े पैसे जमा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी दुकान को पक्का बनवा लूंगा। इससे हमारे ग्राहकों को भी एक अच्छी जगह मिलेगी और मुझे भी काम करने में अच्छा लगेगा। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि गुड्डू ने अपनी दुकान को पक्की दुकान बनवा लिया। गुड्डू का काम बहुत अच्छा था और उसका व्यवहार उससे भी ज्यादा अच्छा। अब तो उसके काम की चर्चा आसपास के गांव में भी होने लगी थी। उसके काम के साथ साथ उसकी दुकान भी बहुत सुंदर और सजी हुई दुकान थी। साथ ही गर्मी से बचने के लिए उसने दुकान में कूलर भी लगवाया हुआ था। इसीलिए लोगों को वहां आकर बैठना और फिर अपनी हजामत करवाना बहुत पसंद आ रहा था। एक दिन की बात है, बुरहानपुर के सरपंच जी के पास पड़ोस के गांव का एक आदमी आया और उसने अपने काम की बात की। उसके बाद सरपंच जी से कहने लगा, सरपंच जी, कुछ दिनों पहले हमारे गांव में एक नई नाई की दुकान खुली है
वो नाई स्वभाव में बहुत ही अच्छा है, उसका नाम भी बहुत अच्छा है। उसके काम को देखकर दूर दूर से लोग उससे काम करवाने आते हैं। जब वो आया था तो उसकी दुकान बहुत छोटी थी, परंतु अब उसने अपनी पक्की दुकान बना ली है और अपनी दुकान में गर्मी से बचने के लिए कूलर भी लगवाया है। अरे वाह चंदन, अब तो मुझे भी तुम्हारे गांव आना ही पड़ेगा, ये देखने के लिए कि कौन है वो आदमी जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो। इसी बहाने हम भी अपनी हजामत कूलर की हवा में करवा लेंगे। वैसे भी हमारे गांव में गुड्डू नाई के जाने के बाद अब तक कोई नाई नहीं आया है। और फिर अगले दिन सरपंच जी उस गांव में पहुंचते हैं जहां गुड्डू रह रहा था। सरपंच जी गुड्डू की दुकान पर पहुंचे तो वो गुड्डू को देखकर चौंक गए और बोले, अच्छा, तो तुम ही इस गांव के नाई हो? हाँ हाँ सरपंच जी, मैं ही हूँ। बताइए आपका क्या काम कर दूं? तुम्हारी तो बहुत तारीफ सुन रखी है मैंने, और तुमने तो अपनी दुकान बहुत बड़ी और पक्की बना ली है। हाँ सरपंच जी, बस भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन गुड्डू, मुझे एक बात बताओ कि हमारे गांव में तो इतने सालों में तुमने कोई तरक्की नहीं की थी, यहाँ आते ही तुमने इतनी तरक्की कैसे कर ली? क्या बताऊं सरपंच जी, हमारे गांव में सभी लोग मुझे गिरी हुई नजर से देखते थे। वो मुझे मेरी जाति से पहचानते थे, जबकि उन्हें मुझे मेरे काम की वजह से पहचानना चाहिए, मेरे व्यवहार की वजह से पहचानना चाहिए। इसीलिए मेरा कभी भी उस दुकान में मन ही नहीं लगा और मैं तरक्की नहीं कर पाया। पर इस गांव में आने के बाद गांव वालों ने मुझे बहुत इज्जत दी, मेरा बहुत सम्मान किया। उन्होंने मुझे नाई कहकर बुलाया तक नहीं। इसीलिए मैंने मन लगाकर काम किया और मैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। गुड्डू की बात सुनकर सरपंच जी को खुद पर शर्म आई, क्योंकि वो भी गुड्डू को गुड्डू नाई कहकर मजाक उड़ाया करते थे। उन्होंने गुड्डू से अपनी हजामत बनवाई। उसके बाद वो गांव लौट आए। इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक बार की बात है, गांव में बारिश कम हुई थी और फसलें खराब हो रही थी। तब सभी लोगों ने मिलकर वहां पर बोर करने की सोची, परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बोर करवा सकते। ये देखकर सरपंच जी ने सभी लोगों से कहा, बोर करने में जितना पैसा लगता है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन एक आदमी है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। वो कौन आदमी है सरपंच जी? गुड्डू नाई। गुड्डू नाई हमारी मदद कैसे कर सकता है सरपंच जी? उसके पास भला इतने पैसे कहां से आए? छगन, हमने उसे पहचानने में बड़ी गलती की है। वो बड़ा ही गुणी नाई है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पड़ोस के गांव में रहता है और उसने अपनी पक्की दुकान बना ली है और उसकी और उसके काम की चर्चा आसपास के बहुत सारे गांव में है। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आकर हजामत बनवाते हैं और उसने काफी अच्छी कमाई भी कर ली है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है। सचमुच हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमने उसका मजाक उड़ाकर उसका दिल बहुत दुखाया है। हम सबको उसके पास जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए और मदद भी मांगनी चाहिए। वो एक अच्छा इंसान है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी समस्या सुनकर हमारी मदद जरूर करेगा। आप सही कहते हैं सरपंच जी, हमने सचमुच गुड्डू भैया और उनकी पत्नी का बहुत मजाक बनाया है। हम सभी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद सभी गांव वाले गुड्डू नाई के पास पहुंचते हैं और सभी लोग उससे माफी मांगते हैं और अपनी समस्या भी बताते हैं। फिर सरपंच जी कहते हैं, गुड्डू, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने गांव वापस लौट चलो। हमसे जो भी गलती हुई है उसे भूल जाओ और नए सिरे से अपना जीवन शुरू करो। अब हम तुम्हारा मजाक कभी भी नहीं उड़ाएंगे। सरपंच जी की बातें सुनकर गुड्डू बोला, सरपंच जी, मैं आप लोगों के प्रेम की इज्जत करता हूँ। मुझे खुशी है कि आप लोग मुझे वापस लेने के लिए आए हैं और आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी मदद कर सकूं। आप चिंता मत कीजिए, बोर के लिए जितना भी पैसा लगेगा वो मैं लगाऊंगा और ये पैसा मेरी तरफ से गांव वालों पर तोहफा होगा। रही बात गांव वापस जाने की, तो मुझे माफ कर दीजिए। इस गांव में मुझे इतना प्रेम और सम्मान मिला है कि इस गांव को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों से मिलने आया जाया करूंगा
और आप लोग भी मुझसे मिलने आया करना। इस तरह गुड्डू ने अपने अच्छे काम से न केवल अपनी बल्कि अपने गांव वालों की भी मदद की। आलोक नगर गांव में संजू नाम का एक बड़ा ही मेहनती किसान रहा करता था। संजू के पिताजी ने उसे एक छोटे से खेत का टुकड़ा दिया था। संजू इस खेत में काम किया करता था, लेकिन संजू की किस्मत खेती में भी कभी उसका साथ नहीं देती थी। कभी उसकी फसल किसी वजह से खराब हो जाती तो कभी किसी वजह से। इस बार भी उसने अपने खेतों में गेहूं की फसल लगाई थी, लेकिन अचानक तेज बारिश की वजह से संजू की सारी फसल बर्बाद हो गई। संजू बड़ा ही मायूस हो गया। वो अपने घर आया और रात भर इसी चिंता में वो सो ना सका और सोचता रहा। इस बार भी मेरे खेतों की सारी फसल खराब हो गई। मुझे समझ में नहीं आता कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तेज बारिश ने इस बार भी सारी फसल खराब कर दी। और तो और अगली बार फसल लगाने के लिए बीज तो चाहिए, और उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं बचे। मैं ऐसा करता हूँ कि खेती बाड़ी छोड़कर कुछ और काम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर संजू गांव में कोई और काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो सेठ रामलाल के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, मेरे यहाँ पर अनाज के बोरे ढोने का काम है, तुम आज ही से लग जाओ। संजू अनाज के बोरे ढोने का काम करने लग जाता है। उसे बाकी मजदूरों के साथ गोदाम से बोरे निकालकर ट्रक में रखने होते थे। लगभग 12-13 दिनों तक तो ये काम ठीक चलता है। उसके बाद सेठ जी का काम अब खत्म हो जाता है। उन्होंने पुराने 4 मजदूरों को तो रखा, लेकिन बाकी सभी मजदूरों को काम से निकाल दिया। संजू इस बात से बहुत परेशान हुआ। हे भगवान, कोई भी काम नहीं है गांव में। बड़ी मुश्किल से सेठ जी ने काम पर रखा था, अब उन्होंने भी निकाल दिया। आखिर करूं तो क्या करूं? ऐसा करता हूं कि अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में काम ढूंढता हूं। हो सकता है कि पड़ोसी गांव में मुझे अच्छा काम मिल जाए। अगले दिन संजू पड़ोस के गांव में जाता है और अपने लिए काम ढूंढने की कोशिश करता है। पहले वो एक किराने की दुकान पर जाता है और कहता है, सेठ जी, मुझे भी काम पर रख लीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। आपके यहाँ इतने नौकर हैं, एक मुझे भी रख लीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भैया, ये सारे नौकर मेरे गांव के ही हैं और मेरे भरोसे के हैं। मैं दूसरे गांव का नौकर भला क्यों ही रखूं? नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। इसी तरह संजू अलग अलग जगह पर कोशिश करता है, लेकिन कोई भी संजू को काम पर नहीं रखता। संजू बहुत परेशान हो जाता है। संजू को काम की तलाश में भटकते हुए शाम हो चुकी थी। वो एक जगह बैठकर सोचने लगता है, नहीं नहीं, मैं खाली हाथ घर नहीं जा सकता। आखिर मेरा गुजारा कैसे चलेगा? मुझे तो फिर भूखे ही मर जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। लेकिन मुझे कोई काम तो मिल नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब मैं चोरी करना शुरू करूंगा। आखिर ये मेरी मजबूरी है। और फिर इसी तरह संजू चोर बन जाता है। अब तो रोज यही होता। आधी रात के बाद संजू गांव में चोरी करता। जो कुछ भी उसके हाथ लगता उसे वो अगले दिन बेच देता। इसी तरह उसका खर्चा चल रहा था। कुछ दिन तो यूं ही चलता रहा। एक दिन की बात है, संजू एक नए घर में चोरी करने के लिए घुसा था। संजू जैसे ही चोरी करके बाहर निकल रहा था, किसी व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, चोर कहीं का, आज तो बच के नहीं जा सकता। मैंने तुझे पकड़ लिया है। हल्ला करने पर सभी लोग वहां पर आ गए। कमरे में अंधेरा था। जैसे ही लाइट जली, किशोर ने चोर को पहचान लिया और बोला, अरे संजू, तू, इसका मतलब है कि तू इस गांव में चोरी करने आता है और तू चोर बन गया है। मुझे तो तुझे अपने गांव का व्यक्ति कहते हुए भी शर्म आती है। किशोर की ये बात सुनकर उसके मामा रमन ने पूछा, इसका मतलब है तुम इसे जानते हो किशोर? मामा जी, ये हमारे ही गांव का संजू है। वैसे तो ये बड़ा ही शरीफ आदमी था, परंतु इसको हमारे गांव में कोई काम नहीं मिला था। शायद इसीलिए ये चोरी करने लगा। क्यों भाई, ऐसी क्या मजबूरी थी भला जो तुम्हें चोरी करनी पड़ी?
रमन की बात सुनकर संजू रोने लगा और अपने सारे हालात रमन को बता दिए। रमन को संजू के हालात सुनकर बहुत दया आई और वो बोला, देखो संजू, चोरी करना किसी समस्या का हल नहीं है। मैं एक सेठ जी को जानता हूँ। वे बेचारे बूढ़े और बीमार हैं। उनका काफी बड़ा काम है। उन्हें काम संभालने के लिए लोगों की जरूरत होती है। मैं तुम्हें उनके घर पर लगा देता हूँ। तुम वहाँ पर ईमानदारी से काम करना। संजू ने हाँ कर। रमन ने सेठ अशोक लाल के यहाँ पर संजू की नौकरी लगवा दी। सेठ अशोक लाल बड़े ही धनवान सेठ थे। अशोक लाल की पत्नी का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया था। उनके घर में केवल उनकी एक बेटी शिप्रा थी। शिप्रा बहुत सुंदर और समझदार थी। वो सेठ जी का ख्याल रखती थी। सेठ जी का जूतों का कारखाना था। सेठ जी ने संजू को जूतों के कारखाने की देखरेख के लिए रखा था। संजू सेठ जी के घर में ही एक कमरे में रहा करता था। शिप्रा उसके खाने पीने का ख्याल रखती थी। संजू भी बहुत खुश था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब संजू जूते की फैक्ट्री के बाहर पहरा दे रहा था, तब संजू ने देखा कि सेठ जी के भाई रामलाल, जो कि जूतों की फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब देखते थे, वो जूते की फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे। ये 25 डब्बे का माल है। मैंने 20 डब्बे का हिसाब कर दिया है। बचे हुए 5 डब्बों को शहर में जाकर बेच देना और उसका पैसा मेरे खाते में जमा करा देना। इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। समझ गए ना? संजू ये बात सुनकर हैरानी में पड़ गया और अपने मन ही मन में सोचने लगा। इसका मतलब सेठ जी के भाई उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन सेठ जी तो इन पर बहुत भरोसा करते हैं। इसके बारे में तो सेठ जी को जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन भला सेठ जी मेरी बातों का भरोसा क्यों करेंगे? और मैं उन्हें बताऊं तो कैसे बताऊं? रात को इसी चिंता में संजू घर आया और सेठ जी के पास बैठकर उनके हाल चाल पूछने लगा। उसके बाद संजू बोला, सेठ जी, रामलाल चाचा सालों से आपकी फैक्ट्री का काम देखते हैं ना? हाँ संजू, पिछले 4 सालों से मैं बीमार रहने लगा। तब से मेरा भाई ही मेरी फैक्ट्री का काम देखता है। बेचारा मेरे लिए बड़ा ही मेहनत करता है। मैं तो उसका हमेशा ही एहसानमंद हूँ। सेठ जी, आप उनसे हिसाब किताब नहीं लेते कभी? भला अपनों से कैसा हिसाब किताब संजू? वो बेचारा अपना समझकर मेरे लिए इतना काम करता है। मैं उससे भला कैसे हिसाब किताब करूंगा? और बड़ा ही ईमानदार है मेरा भाई। कभी उसे ज्यादा देने की कोशिश भी करता हूँ तो भी अपनी पेमेंट से ज्यादा नहीं लेता मुझसे। सेठ जी की बात सुनकर संजू मन ही मन सोचने लगा। सेठ जी को तो अपने भाई पर इतना भरोसा है, भला मैं उनके भाई के खिलाफ कोई बात कैसे बता सकता हूँ? नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से तो मुझे सेठ जी के यहाँ काम मिला है। अगर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो सेठ जी मुझे काम से निकाल देंगे। और यही सोचकर संजू सेठ जी को कुछ नहीं बताता। लेकिन सामने खड़ी शिप्रा ये सारी बातें सुन चुकी थी। शिप्रा समझ गई थी कि संजू कुछ कहते कहते रुक गया था, लेकिन शिप्रा चुप रही। इसी तरह कुछ समय और बीत गया। संजू रामलाल को लगातार सेठ जी के सामान में घपला करते हुए देखता रहा। एक दिन संजू मन में सोचता है, ये सब सेठ जी के साथ ठीक नहीं हो रहा है। जो भी हो, लेकिन मुझे सेठ जी को इन सब बातों की खबर करनी होगी, पर बिना सबूत के तो मैं ये नहीं कर सकता। संजू ऐसा सोच ही रहा था कि रामलाल एक आदमी से बात कर रहा था। संजू छुपकर बातें सुनने लगा। अगले हफ्ते चमन आ रहा है। हमने जो 50 डब्बे जूते चुरा कर रखे हुए हैं ना, उन 50 डब्बों को चमन को बेचना है। तो खास ध्यान रखना, किसी को इस बात का पता ना चले। अच्छा, तो 50 डब्बों का घपला होने वाला है अगले हफ्ते। यही मौका है। मैं सारी चीजें सामने ला सकता हूँ और उन्हें उनकी आंखों में ये दिखा सकता हूँ कि उनका भाई कितना बड़ा धोखेबाज है। और बस ऐसा ही होता है। संजू सेठ जी और शिप्रा को सारी बात बता देता है और अगले हफ्ते सेठ जी को ले जाकर सारी चीजें दिखा देता है। सेठ जी अपनी आंखों से अपने भाई का घपला देखते हैं। उसके बाद सेठ जी गुस्से में उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती इस तरह का घपला करते हुए? मैंने तुझ पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन तू तो पूरा गद्दार निकला। निकल जा मेरी फैक्ट्री से।
और आज के बाद कभी भी इस तरफ पलट कर मत देखना। रामलाल गुस्से में आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो करता भी तो क्या, वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब सेठ जी ने अपना सारा काम संजू को सौंप दिया था। संजू भी फैक्ट्री का सारा काम देख रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ जी का भाई वापस आता है और सेठ जी से कहता है, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैंने अपने सगे भाई को धोखा दिया, इससे बुरी भला क्या बात हो सकती है। लेकिन भैया, हूँ तो आपका भाई ही, कृपया मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मेरा भरोसा कीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है रामलाल, अब मैंने तुझे माफ कर दिया। अब तू फैक्ट्री का काम फिर से संभाल ले, लेकिन याद रहे इस बार कोई भी घपला नहीं करना। और हाँ, संजू को अपने साथ साथ ही रखना। संजू बहुत ही ईमानदार है और फैक्ट्री का काम बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है। रामलाल ने सेठ जी को हाँ कर दी, लेकिन सच तो ये था कि वो संजू से बहुत चिढ़ता था और किसी न किसी तरह से वो फैक्ट्री से संजू को निकलवा देना चाहता था। वो मौका ही देख रहा था कि तभी एक दिन उसके मन में एक प्लान आता है और वो अपने नौकर को बुलाकर कहता है, सुनो, ये लो नोटों की गड्डी, किसी तरह से इसे संजू के कमरे में रख दो। इसके बाद मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आज रात को ही ये नोटों की गड्डी किसी बहाने से उसके कमरे में छुपा देता हूँ। नौकर ने ऐसा ही किया। रात होते ही वो किसी बहाने संजू के कमरे में गया और नोटों की गड्डी उसके तकिए के नीचे रख। दूसरी तरफ रामलाल सेठ जी के पास आया और बोला, भैया आपको पता है, हमारी फैक्ट्री से पूरे 50,000 रुपए गायब हुए हैं। वो पैसे मुझे कहीं नहीं मिल रहे। अगर बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो। एक बार आप संजू के कमरे की तलाशी भी लेकर देखिए। ये क्या कह रहे हो रामलाल? संजू बहुत ही ईमानदार है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हो सकता है कि संजू ईमानदार हो, लेकिन एक बार तलाशी लेने में क्या हो जाएगा। और फिर रामलाल अशोक को लेकर संजू के कमरे की तलाशी लेता है। संजू के कमरे में तकिए के नीचे पैसों की गड्डी मिलती है। तब तक संजू भी आ जाता है। ये देखकर सेठ जी अशोक लाल बहुत ज्यादा हैरान थे। वो संजू से कहते हैं, ये क्या संजू, तुम्हारे कमरे में ये पैसे कैसे आए? तुमने चोरी की है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी चोरी कर सकते हो। क्यों नहीं हो सकता भैया, इससे पूछो। इससे पहले तो गांव में वो चोरी का ही काम किया करता था। मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें पता लगा ली हैं। हाँ, मैं मजबूरी में चोरी करता जरूर था, लेकिन जब से मैं आपके यहाँ आया हूँ मैंने कोई चोरी नहीं की है। सेठ जी, आप मेरा भरोसा कीजिए। ये पैसे मेरे कमरे में कैसे आए मैं नहीं जानता। संजू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूं, अपने आप निकल जाओ यहाँ से। संजू वहां से जाने लगता है। तभी शिप्रा वहां आई और बोली, पिताजी 1 मिनट रुकिए, जरा एक बार मेरे मोबाइल की ये वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए, आपको शायद सही और गलत का पता चल जाए। ऐसा कहकर शिप्रा ने उन सबको वीडियो दिखाई। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा था कि रामलाल के नौकर ने किस तरह से पैसे लाकर संजू के तकिए के नीचे छुपा दिए थे। वीडियो देखकर सेठ अशोक लाल सब कुछ समझ गए। उन्होंने गुस्से में आकर हमेशा के लिए अपने भाई को अपनी फैक्ट्री के बाहर निकाल दिया और साथ ही शिप्रा की शादी संजू से करवा दी। दोनों को फैक्ट्री का मालिक बना दिया।